तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं काफी कम समय में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ये जो हमारा वन शॉट वीडियो होने वाला है, एक ही वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का पूरा जो एनालिसिस है आपको दिया जा रहा है। तो बस आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर बने रहना है और अपने सपोर्ट और प्यार को दिखाना है ताकि और भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है, आप इस वन शॉट वीडियो को देख के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज सारी चीजें आपके सामने है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा और कम समय में मैं चीजों को कवर अप करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो वन शॉट वीडियो को थोड़ा सा हम लोग जल्द कवर अप करेंगे, यानी थोड़ा सा स्पीड हमारा ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसी कंटेंट को मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सेट थ्योरी, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं सेट थ्योरी होते क्या है, सेट थ्योरी में आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेट्स की बात करते हैं। तो कह रहा है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो सेट है वो बेसिकली क्या है, कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग जिसे एलिमेंट कहते हैं और मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। जैसे मान लीजिए एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट आपका 1 2 3 है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंटेट किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ए बिलोंग टू अ सेट ए, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ए है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो स्मॉल ए है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, ए को, कैपिटल ए को। तो ये जो आपका सिंबल दिख रहा है वो बिलोंग्स का होता है, ठीक है। और अगर ए इज नॉट इक्वल टू, यानी नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंटेट करते हैं। पहला आपका होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म्स की बात करें तो हमारा लॉन्ग फॉर्म होता है जिसमें हम लोग एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका वन, जैसे 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 क्या है, तो ये तो एक इवन नंबर है, तो रोस्टर फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को इसी में को हमें क्या करना होता है, हमें लैंग्वेज में लिखना होता है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो आपका x है, सच दैट x जो है वो इवन नंबर है जिसका वैल्यू, यानी इस इवन नंबर का वैल्यू क्या है, 10 से छोटा है। तो हमने क्या किया, x सच दैट x, ये जो आपका वन लाइनिंग है उससे हम लोग सच दैट पढ़ते हैं, वो किसको बिलोंग करता है, इवन नंबर को जिसका वैल्यू 10 से छोटा है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे दूसरा आपका है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो काउंटेबल सेट वो नाम से पता लग रहा है कि जो काउंट हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेट इज अ काउंटेबल इफ इट्स एलिमेंट कैन बी पुट इनटू 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद नेचुरल नंबर, यानी जो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो नेचुरल नंबर के साथ वो होंगे। इसका मतलब ये है कि सेट या तो आपका फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, बट द इननंबरेबल यानी लिस्टेबल सीक्वेंस उसके अंदर रहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, जो भी सेट आपका नेचुरल नंबर का वो क्या हो, काउंटेबल होगा। सेट ऑफ इंटीजर z जो काउंटेबल होगा वो आपका 0 1 -1 2 -2 3 -3 इस तरीके की चीजें होंगी। और जो सेट होगा वो आपका रेशनल नंबर है वो होगा, जो कि एक q जो है वो काउंटेबल होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, काउंटेबल सेट्स के एग्जांपल हैं। दूसरा हमारा क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेट इज अनकाउंटेबल इफ इट इज इनफाइनाइट और कैन नॉट बी पुट इनटू 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग विथ नेचुरल नंबर, यानी कोई भी सेट आपका काउंटेबल कब कहलाएगा, जब वो इनफाइनाइट हो और उनको हम लोग 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं लिख सके नेचुरल नंबर को, ठीक है। और ये काफी बड़ा होगा टू बी लिस्टेड, ठीक है। जैसे कि हम बात करें सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स आर, तो जितने भी रियल नंबर के सेट होंगे कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल होंगे, उनको गिनना आसान नहीं है। और जो भी आपके इंटरवल होंगे 0,1 के रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये भी चीजें हों है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारा की पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, यानी हर एक फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। और एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी जो भी आपका सबसेट होता है काउंटेबल सेट का वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। और जो यूनियन होता है दो काउंटेबल सेट के वो भी हमेशा क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। और यहाँ पे जो एन जेड और क्यू होगा वो हमेशा काउंटेबल होगा। और आर और इरेशनल नंबर क्या होंगे, आपके अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल रहेगा, तो आपको एक एक लाइन में चीजें याद रखनी है, क्लियर।
अब यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है वो है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपको पता है कि चीजों को सॉल्व करने में सेट थ्योरी में बहुत ज्यादा जो मदद करता है वेन डायग्राम करता है। तो वेन डायग्राम एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, जिसके अकॉर्डिंग वो हम क्या करते हैं, एक सर्कल के माध्यम से चीजों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है, इनसाइड ए रेक्टेंगल। ओके, और ये यूनिवर्सल सेट यू के लिए रिप्रेजेंटेट करता है और हर एक सर्कल जो है वो रिप्रेजेंटेट करता है सेट को, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ओवरलैप शोज द इंटरसेक्शन, यानी जो आपका ओवरलैपिंग होता है वो किसको रिप्रेजेंटेट करता है, जो भी इंटरसेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट दोनों सेट्स में शामिल है, मान लीजिए दो सेट ए एंड बी है, तो दोनों में जो शामिल होगा वो आपका इंटरसेक्शन होगा। एंड शेडेड एरिया शोज द यूनियन, और जो आपके घिरे हुए एरियाज होंगे जिनको हम ड्रॉ करेंगे, शेडेड करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा और डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ओके, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं वेन डायग्राम के, जैसे कि आपका यूनियन है तो ए यूनियन बी हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है ए और बी दोनों में होगा, और वेन डायग्राम वो दोनों को सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंटेट करेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन की बात करें तो उसका रिप्रेजेंटेट करने का तरीका ये है, यानी एलिमेंट ए और बी दोनों में शामिल होंगे और ओवरलैप करेगा रीजन, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो ए माइनस बी होगा, यानी एलिमेंट जो ए होगा लेकिन नॉट इन बी, यानी बी के अंदर वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा वेन डायग्राम है वो भी बता रहा है किस तरीके से चीजें हैं, और ये चीजें आपकी पढ़ी पढ़ाई हैं, आपने क्लास 11th के अंदर भी इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट यू बट नॉट इन ए, यानी जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही होगा लेकिन उस ए के अंदर नहीं रहेगा, उस सेट के अंदर नहीं रहेगा, और इसको हम लोग सर्कल के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आता है, जिसमें कह रहा है कि जो एलिमेंट होगा वो इन ए और बी बट नॉट बोथ, यानी ए में होगा बी में होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों में होगा, ठीक है ना। और जो शेडेड होंगे वो नॉन ओवरलैपिंग रीजन होंगे। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है डायग्राम विद द 3 सेट्स। तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी 3 सेट्स हैं सर्कल के, तो यहाँ पे आपका जो पॉसिबल रीजन्स बनेंगे वो 2 का पावर 3 होगा, यानी 8 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, या फिर सी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं, तो सेट थ्योरी प्रॉब्लम जिसके अंदर यूनियन इंटरसेक्शन को सॉल्व करने के लिए, लॉजिक के लिए जैसे कि ट्रूथ टेबल या फिर प्रोपोजिशंस हो गया, प्रोबेबिलिटी के लिए जैसे कि इवेंट या फिर सैंपल स्पेसेस हो गए, डेटा एनालिसिस के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट के ग्रुप हैं जिसके अंदर 28 स्टूडेंट मैथ्स को सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं, 30 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, और 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमें बताना है कि केवल मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है नीदर बताना है, ठीक है ना, नीदर। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करें जो दोनों में कॉमन है तो आपका 18 आएगा, केवल मैथ आपका 28 माइनस 18 यानी 10 हो जाएगा, केवल फिजिक्स आपका 30 माइनस 18 यानी 12 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, यानी टोटल कितने हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आपका पास 10 प्लस 12 प्लस 18 हो जाएगा, जो कि आपका कितना आएगा, 40 आएगा। और यहाँ पे आपका 50 माइनस 40 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुछ प्रूफ्स दिए गए हैं, सम जनरल आइडेंटिटीज है आपके सामने दी गई हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका आता है एडिम्पोर्टेंट लॉ, जिसके अंदर ए यूनियन ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये लॉ है जिसे हम लोग आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं। तो आपके सामने इसका प्रूफ दिया गया है कि फॉर यूनियन हर एक एलिमेंट जो होगा ए यूनियन ए का वो क्या होगा, ए होगा, और यही कारण है कि ये क्या होगा, जस्ट ए होगा, केवल ए ही होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन की बात करें कि हर एक एलिमेंट जो होगा ए इंटरसेक्शन ए का वो मस्ट बी ए एंड ए, सो इट जस्ट ए, ओके। तो ये कारण है। दूसरा हमारा लॉ है डोमिनेशन लॉ, जिसे हम लोग फॉर्मूला आपका दिया हुआ है ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू और ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। आपके सामने उसके कंडीशंस दिए गए हैं, प्रूफ दिए गए हैं। उसके बाद आपका है आइडेंटिटी लॉ, जिसके अंदर कह रहा है कि ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चौथा हमारा लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसके अंदर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल होगा और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव के इक्वल होगा, ओके। उसके बाद हमारा अगला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, जिसके अंदर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा, ओके। छठा आपका रोल है एसोसिएटिव लॉ, जिसके अंदर आपका कह रहा है कि ए यूनियन बी और ब्रैकेट ऑफ यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी के इक्वल होगा, या फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी होगा। तो ये आपके सारे लॉज जो है ये ऐसे हवा में नहीं दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, इसीलिए चीजों को मैं सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ।
उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का पूरा फॉर्मेशन, पूरा फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। डिमॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अब्जॉर्प्शन लॉ, जिसके अंदर इसके फॉर्मूलाज आपके सामने दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद हमारा आता है रिलेशन, जिसके अंदर हम उसके डेफिनेशन, टाइप्स और उसके कंपोजिशन को देखेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने रिलेशन बताया गया है कि कह रहा है कि रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन जो आपका आर है एक सेट ए और बी के अकॉर्डिंग, तो जो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो रिलेट करेगा बी को। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए कि एट सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर 1 2 3 है, और एक सेट बी दिया हुआ है जिसके अंदर एक्स वाई है। तो रिलेशन क्या बनेगा कि एक्स 1 को बिलोंग करेगा यानी 1 कमा एक्स या फिर 2 कमा वाई। इसका मतलब ये है कि ये किसको दर्शा रहा है कि ये सबसेट बता रहा है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। उसके बाद टाइप की बात करें तो रिफ्लेक्सिव, जिसके अंदर आपका ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर को, यानी सारे ए जो होंगे वो ए को बिलोंग करेंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 एक ही सेट के रूप में होंगे। सिमेट्रिक की बात करें तो ए कॉमा बी जो होगा वो सबसेट होगा आर का, इसका मतलब ये कि जो बी कॉमा ए भी होगा वो भी सबसेट होगा आर का, यानी इज अ सिबलिंग ऑफ, यानी दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज होंगी, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक की बात करें कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को तो बी कॉमा ए बिलोंग करेगा किसको, आर को, इसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करें कि अगर ए बिलोंग करता है बी को और बी बिलोंग करता है सी को, तो ए भी जो होगा वो भी क्या करेगा, सी को बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी ये किसको डिफाइन करता है, एक एंसेस्टर के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। थर्ड हमारा है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रिलेशन अगर सबसेट हो ए क्रॉस बी का तो एस इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका एस ओ जो आपका होगा ए क्रॉस सी का वो किसके इक्वल होगा, आप देख सकते हैं ए कॉमा सी एंड सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं, ए के अंदर एलिमेंट 1 2 है, बी के अंदर ए बी है और सी के अंदर एक्स वाई है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, 1 कमा ए और 2 कमा बी, और इसी तरीके से इसके अंदर क्या बनेगा, ए कमा एक्स और बी कमा वाई, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन है। तो यहाँ पे आपका एस ओ आर क्या बनेगा, आपका 1 कमा एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कमा वाई हो जाएगा। चीजें आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपका आता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताया गया, कह रहा है कि रिलेशन आर ऑफन शोन यूजिंग द डायरेक्टेड ग्राफ, यानी हर एक एलिमेंट जो होगा ए और बी का वो क्या होगा, नोड होगा, और जो डायरेक्टेड एज होगा वो ए टेंड्स टू बी होगा, जो एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, और इसके जो एग्जांपल हैं वो भी आपके सामने दिए गए हैं। पांचवा हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा। यहाँ पे कह रहा है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज, यानी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, यानी तीन कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो वो आपका क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। अगला हमारा आता है पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन और जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। तो पहला हमारा पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज अ पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज, यानी कोई भी रिलेशन आर पार्शियल ऑर्डर को कैरी करता है कब, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। इसके अंदर क्या था हमारा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था। इसके अंदर रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर ए कॉमा आर का होगा वो क्या कहलाएगा, पार्शियली ऑर्डर सेट कहलाएगा, जिसे हम लोग पोसेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइड है रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर, जैसे रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ए डिवाइड बाई ए, और एंटी सिमेट्रिक में आपका एफ ए डिवाइड बाई बी, बी डिवाइड बाई ए, तो ऑब्वियसली ए इक्वल टू बी होगा। और ट्रांजिटिव में अगर ए बी बी सी हो तो ए और सी भी होगा, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस हैं। जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पार्शियल ऑर्डर भी हमसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सपोज वी हैव टास्क, मान लीजिए कि हमारे पास टास्क है विद द प्रेसिडेंस कांस्टेंट लाइक जॉब ए मस्ट फिनिश बिफोर जॉब बी स्टार्ट, यानी जॉब बी के स्टार्ट होने से पहले जॉब ए ने चीजों को कंप्लीट कर लिया है। तो दिस कांस्टेंट कैन बी मॉडल एज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो एग्जांपल आपके सामने है, जॉब यहाँ पे दिए गए हैं, A tends to B, A tends to C, B tends to D, C tends to D, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे पूरा आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सॉर्टिंग को देख सकते हैं, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, उनके सारी चीजों को। तो फंक्शन आपका कह रहा है कि फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी रिटन एज, यानी इसको हम लोग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी लिखेंगे, ये रिलेशन है।
जहाँ पे हर एक एलिमेंट जो ए होगा वो रिलेट करेगा एग्जैक्टली वन ऑफ एलिमेंट बी को, और यदि आपका एफ ऑफ ए यूनिक एलिमेंट होगा बी के एसोसिएट में, तो उसके अंदर जो ए होगा वो बिलोंग करेगा ए को। जैसे एग्जांपल आपका है 1 2 3 और ए बी सी, तो यहाँ पे एफ ऑफ वन क्या होगा, एफ ऑफ वन कहने का मतलब क्या कि वन पोजीशन पे क्या आपका ए है, टू पे आपका क्या है बी है, और थ्री पे आपका क्या है सी है। तो जो आपका एफ होगा वो फंक्शन होगा। टाइप की फंक्शन की बात करें तो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। वन टू वन फंक्शन है जिसे हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप मैप टू बी डिफरेंट एलिमेंट इन बी, यानी जो अलग अलग एलिमेंट ए है वो मैप करता है डिफरेंट एलिमेंट को बी के अंदर। उसके बाद कह रहा है कि नो टू एलिमेंट इन डोमेन हैव द सेम इमेज, यानी जो भी आपके दो एलिमेंट है उनके पास सेम इमेज नहीं होना चाहिए। एग्जांपल जैसे एफ एक्स इजिकल टू टू एक्स है, तो यहाँ पे जेड जो होगा वो बिलोंग्स करेगा जेड को। दूसरा आपका आता है ऑन टू फंक्शन जिसे हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हर एक एलिमेंट जो होगा वो कोडोमेन बी के वो मैप्ड होंगे बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, जैसे कि इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद वन टू वन जिसे हम लोग ऑन टू कहते हैं वो भी आपके सामने है, यानी दोनों इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, और ये पेयरिंग के काम करेगा बिटवीन द डोमेन एंड द कोडोमेन। उसके बाद हमारा आता है इनटू फंक्शन, यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी हैज नो प्री इमेज इन ए, यानी कम से कम एक जो होगा वो एक एलिमेंट जो होगा बी का वो आपका कह सकते हैं प्री इमेज होगा बी के अंदर, जैसे इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनवर्स की बात करें फंक्शन की, तो यहाँ पे अगर ए टेंड्स टू बी है वो बाइजेक्टिव है, देन इनवर्स क्या होगा एफ इनवर्स सच दैट बी टेंड्स टू ए, वो एग्जिस्ट करेगा आपके इस फॉर्मेशन को, ठीक है। यानी एफ से एफ इनवर्स कैंसिल होगा, ए आपका आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें फाइंड करना है इसके इनवर्स को। तो इनवर्स में आपका जहाँ एक्स है वहाँ वाई, और उसके अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करेंगे तो वाई माइनस टू अपॉन थ्री हो जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन का कंपोजिशन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ ए टेंड्स टू बी एंड जी ऑफ बी टेंड्स टू सी, तो यहाँ पे आपके सामने जी ऑफ एक्स दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं इसके फॉर्मेशन को। अब यहाँ पे आपका आता है रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, जिसके अंदर आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपका फ्रैक्शनल और फिबोनाची सीक्वेंस आपके सामने दिए गए हैं। पिजनहोल प्रिंसिपल क्या होता है ये भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पे कह रहा है कि n प्लस वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू n बॉक्सेस, मान लीजिए कि n प्लस वन और ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड हो रहा है n बॉक्सेस में, तो एटलीस्ट वन बॉक्स जो होगा वो कंटेन करेगा दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को। जैसे एग्जांपल आप देखिए कि इफ इन अ ग्रुप ऑफ 13 पीपल, 13 लोगों का ग्रुप है जिसके अंदर दो पीपल जो है उनके पास बर्थडे है सेम मंथ का, ठीक है, यानी 12 मंथ 12 बॉक्सेस 13 पीपल और 13 पिजन्स, ओके। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर है ये। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को आपको अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पे आपके सामने चीजें दी गई हैं। तो बेस केसेस के लिए आपके पास n इजिकल टू वन या फिर n इजिकल टू जीरो होगा, और इंडक्शन स्टेप के अंदर हम एज्यूम करेंगे ट्रू को इफ n इजिकल टू के, एंड प्रूव करेंगे इसको n इजिकल टू के प्लस वन के इक्वल। उसके बाद हमारा एग्जांपल जैसे देखिए आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा प्रोसीजर आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग चीजों को जल्दी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रूव बाय द कॉन्ट्रेडिक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रेडिक्शन किस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे, ये सारा फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है। जैसे रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या, किस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे, तो इसका सिद्ध करने का तरीका भी दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, आपके सामने उसका प्रूफ है। अब यहाँ पे हम यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर सेकंड आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम डेफिनेशन को, प्रॉपर्टीज को, टाइप को देखेंगे। डेफिनेशन कह रहा है कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ सेट equipped with one or more binary operation like addition multiplication that satisfy the certain properties, यानी algebraic structure एक सेट होता है जो equipped करता है एक या एक से अधिक binary operations को, और जो satisfy करता है certain properties को। जैसे कि आपके सामने इसको हम s स्टार से रिप्रेजेंटेट करते हैं, जहाँ पे s आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है s पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लोजर आता है, जिसके अंदर a बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा इसको, यही a इंटू बी बिलोंग्स कर रहा है इसको। एसोसिएटिविटी की बात करें तो a बी सी है वो s को बिलोंग करेगा, जिसके अंदर a इंटू बी जो बिलोंग करेगा इंटू सी जो है वो a इंटू बी इंटू सी को भी बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो a इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, वो a के इक्वल होगा, और a जो होगा वो s को बिलोंग करेगा, ठीक है। इनवर्स की बात करें तो a इनवर्स बिलोंग्स टू s, आप देख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ई किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। कम्यूटेटिव की बात करें तो ए इंटू बी और इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, ठीक है। तो ये सारे लॉज हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। टाइप की बात करें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आपका आता है सेमी ग्रुप, जिसके अंदर
क्लोजर प्लस एसोसिएटिविटी आता है। मोनोइड की बात करें तो मोनोइड का कंडीशन है, ग्रुप के कंडीशंस दिए गए हैं। उसके बाद रिंग आपका आता है, तो रिंग आपके पास सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लाई, आर कॉमा प्लस एक एबिलियन ग्रुप होगा, आर कॉमा मल्टीप्लाई एक सेमी ग्रुप होगा, और मल्टीप्लीकेशन एक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द एडिशन, ठीक है। फील्ड की बात करें तो सेट विथ टू ऑपरेशन जैसे प्लस और मल्टीप्लाई, और इसके कंडीशंस दिए गए हैं, वर्टेक्स वेक्टर स्पेसेस भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे आता है सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप एक प्रकार का नॉन एम्प्टी सेट एस होता है विच द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो क्या होता है क्लोज्ड होता है एंड एसोसिएटिव होता है। जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक क्लोजर की बात करें, ए कमा बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा इसको, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। आपके सामने एसोसिएटिव का फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। मोनोइड की बात करें तो मोनोइड एक प्रकार का सेमी ग्रुप होता है विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट, प्रॉपर्टीज आपका है क्लोजर एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एलिमेंट, यानी ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप एक प्रकार का मोनोइड होता है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स होगा। जैसे इसका प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, और हर एक एलिमेंट ए जो होगा वो बिलोंग करेगा जी को, और उसके पास एक इनवर्स होगा, ए इनवर्स जो होगा वो बिलोंग करेगा जी को, जैसे कि इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है एविलियन ग्रुप, तो एविलियन ग्रुप जिसे हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप होता है जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन जो होंगे वो कम्यूटेटिव होंगे। प्रॉपर्टीज दिए गए कि सारे ग्रुप प्रॉपर्टीज जो होंगे वो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स होंगे, और ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ ग्रुप्स के, तो ग्रुप्स के मेनली 6 प्रॉपर्टीज आपके सामने है। पहला आपका आता है क्लोजर, दूसरा आता है आपका एसोसिएटिविटी, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा आपका इनवर्स, पांचवा आपका यूनिकनेस, छठा आपका है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस टर्म्स दिए गए हैं, इन सारे टर्म्स कंडीशंस को आपको लिखना है। अब यहाँ पे हमारा आता है सुपर ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, सॉरी। तो कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट सबसेट H is a subset of G is a subgroup of G if H is itself form a group under the same operation, यानी सेम ऑपरेशन पे अगर ये फुलफिल करता है कंडीशन को, तब ये क्या होगा आपका सब ग्रुप होगा, जैसे इसके टेस्ट एंड कंडीशंस दिए गए हैं। साइकिल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप G इज अ साइकिल इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G बिलोंग्स टू G, यानी जो एलिमेंट G होगा वो बिलोंग करेगा G को, तो ये जो होगा हर एक एलिमेंट G का वो क्या होगा रिटर्न होगा एज कंपेयर टू द G, यानी G इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ करली ब्रेसेस ऑफ G का पावर n, एंड n जो होगा वो बिलोंग करेगा Z को, ठीक है। और G से हम लोग क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे, जैसे एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं। अब यहाँ हमारा था कोसेट, कोसेट के आपके फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट है, और इनके प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारा आता है क्या, फैक्टर ग्रुप, फैक्टर ग्रुप जिसे हम लोग कोसेंट ग्रुप कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन भी आपके सामने दिया हुआ है। परम्यूटेशन ग्रुप की बात करें तो परम्यूटेशन ग्रुप एक प्रकार का ग्रुप है जिसके एलिमेंट जो होंगे वो परम्यूटेशन ऑफ सेट होंगे विद द फंक्शन कंपोजिशन एज द ऑपरेशन, और ये जो सिमेट्रिक ग्रुप होगा Sn वो ग्रुप होगा सारे परम्यूटेशंस को ऑन एन एलिमेंट, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ Sn किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारा आता है नॉर्मल सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप में n जो होगा वो सबसेट होगा G का, और यहाँ पे आपके सामने वो कंडीशन एंड टर्म्स दिए गए हैं। अब ये हमारा आता है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं ग्रुप के, तो होमोमॉर्फिज्म का पूरा आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अच्छी तरीके से वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, इन चीजों को लिख लीजिए। और चूंकि मैं ज्यादा चीजों को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हमारा वन शॉट वीडियो है, इसीलिए, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म की बात करें तो आइसोमॉर्फिज्म का कंडीशन दिया गया कि होमोमॉर्फिज्म दैट इज बाइजेक्टिव इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म, तो यानी होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है तभी आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। और इनके प्रॉपर्टीज भी दिए गए हैं। अगला हमारा है स्टैंडर्ड रिजल्ट, कुछ दिए गए हैं जैसे कि आपका आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रेजेंटेशन है, कर्नल इज नॉर्मल आपके सामने दिया गया है, इमेज इज अ सब ग्रुप, ओके। और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरी आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा था रिंग एंड फील्ड, तो रिंग के डेफिनेशन की बात करें तो रिंग एक प्रकार का नॉन एम्प्टी सेट आर होता है विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लाई, जिसके अंदर आर कोमा प्लस एक एबेलियन ग्रुप होगा, और आर आपका और मल्टीप्लाई एक सेमी ग्रुप होगा विच क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव, और मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द एडिशन। आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होगा, और ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी होगा, ठीक है। इस तरीके से टाइप की बात करें तो कम्यूटेटिव रिंग होगा जिसके अंदर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, और ए और बी जो होगा वो बिलोंग करेगा आर को। और रिंग विथ यूनिटी की बात करें, डिवीजन रिंग की बात करें, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे कुछ रिडल्स दिए गए हैं, रिजल्ट्स भी आपको याद होने चाहिए और डायरेक्टली आपको याद भी होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।
फील्ड की बात करें तो फील्ड एक प्रकार का कम्युनिकेटिव रिंग होता है और विद द यूनिटी, जिसके अंदर हर एक जो आपका नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। 2 यूनिट हमने कवर कर लिया है। तो यूनिट नंबर थर्ड आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे आपके सामने पहला आपका है प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपोजिशन जानते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि प्रोपोजिशन इज द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। यानी जो आपका प्रोपोजिशन है एक प्रकार का डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जो ट्रू और फॉल्स होता है, और लेकिन दोनों नहीं हो सकता। जैसे आपका 2 + 2 = 4 होगा, ऐसे थोड़ी है कि 2 + 2 5 होगा। तो ये तो ट्रू है, अन्यथा ये फॉल्स होगा। और अगर 7 जो है वो लेस देन 3 है तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि 7 जो है 3 से बड़ा है। और व्हाट इज योर नाम नॉट इन द प्रोपोजिशन बिकॉज इट इज नॉट अ क्वेश्चन। यानी आपका नाम क्या है, तो ये आपका प्रोपोजिशन नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता, आप केवल अपने नाम को ही आंसर में देंगे। बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो निगेशन आता है, जिसके अंदर हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर ट्रू है तो उसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू होगा। कंजंक्शन की बात करें तो पी और क्यू होता है, यानी ट्रू ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। यानी अगर दोनों पी और क्यू ट्रू आते हैं तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। डिसजर्शन की बात करें कि अगर एक ट्रू आपका आता है तब भी आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और दो सेम आते हैं तब तो होगा ही, लेकिन एटलीस्ट वन आपके पी और क्यू ट्रू होने चाहिए। इम्प्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। यानी फॉल्स होगा कब, जब आपका पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, ठीक है। और बाई कंडीशनल की बात करें तो ट्रू होगा यदि पी और क्यू के पास सेम ट्रूथ वैल्यूज हो, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पी में आपका ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स है, तो आपका निगेशन पी का क्या होगा, दो अगर ट्रू है तो दो फॉल्स, और दो फॉल्स है तो दो ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सारी कंडीशंस है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक दिया गया जिसके अंदर क्वांटिफायर्स मैंने बताया था और प्रेडिकेट्स मैंने बताया था, ठीक है। टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो टोटोलॉजी का मतलब क्या है कि सारी चीजों को ट्रू कर देना, और कॉन्ट्रडिक्शन में चीजों को फॉल्स कर देना, ठीक है। टोटोलॉजी एक प्रकार का प्रोपोजिशन है, जिससे कि आप यहाँ पे इसके फॉर्मेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने टोटोलॉजी का पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कॉन्टिजेंसी भी दिया हुआ है कि फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ कॉन्टिजेंसी एक प्रकार का प्रोपोजिशन है जो समटाइम ट्रू और समटाइम फॉल्स होता है, जो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑन इट्स कंपोनेंट, ठीक है। और टोटोलॉजी हमेशा ट्रू होगा, कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा फॉल्स होगा, और कंटिजेंसी कुछ टाइम में ट्रू कुछ टाइम में फॉल्स होगा। अब यहाँ पे अलजेब्रा को कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया, सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस हैं। इंपॉर्टेंट लॉ, डोमिनेशन, आइडेंटिटी लॉ, निगेशन लॉ, डबल निगेशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो पहले आपका है लॉजिकल इम्प्लीकेशन। तो प्रोपोजिशन P इंप्लाइज करता है Q को, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे। और यदि P आपका ट्रू है तो Q मस्ट बी ट्रू, और P टेंड्स टू Q। तो यहाँ पे आपके सामने उसके ट्रूथ टेबल दिए गए हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करें तो आपके सामने कह रहा है कि टू प्रोविजन P एंड Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू इन एवरी पॉसिबल केसेस। तो यहाँ पे आपके सामने कंडीशंस एंड टर्म्स आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ है, डबल निगेशन है, कॉन्ट्रापोजिटिव है, ठीक है ना। ओके। प्रेडिकेट एंड नॉर्मल फॉर्म्स की बात करें तो प्रेडिकेट आपके सामने दिया गया कि जो प्रेडिकेट है एक स्टेटमेंट है जो इन्वॉल्व करता है वेरिएबल को, जो बनता है बिकम्स द प्रोपोजिशन जब आपका वेरिएबल जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि आपका x ग्रेटर देन 5, ठीक है। यदि x आपका 7 है तो p ऑफ 7 क्या होगा, ट्रू होगा क्योंकि बड़ा है। अगर 3 है तो p ऑफ 3 क्या होगा, छोटा होगा यानी फॉल्स होगा, ठीक है। क्वांटिफायर्स की बात करें तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर a होता है, जो कि आप देख सकते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर उल्टा ही होता है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एंड इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ओके। नॉर्मल फॉर्म्स की बात करें इन द प्रोपोजिशनल लॉजिक, तो यहाँ पे आपके सामने नॉर्मल फॉर्म के लिए चीजें दी गई हैं। पहला आपका आता है CNF यानी कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जो एक्सप्रेशन इज एन कंजंक्शन एंड ऑफ क्लॉज वेयर क्लॉज इज डिस्जक्टिव ऑफ लिटरल्स, ठीक है। और जो CNF होगा वो यूजफुल होगा फॉर प्रूव द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, ओके। अब यहाँ पे जो आपका DNF है वो भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारा था यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, तो वो भी हमने दिखा है अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेप्थ में दिया गया है, तो चीजों को आपको डेप्थ में देख लेना है। कई बार शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के बारे में भी लिख लेना है। और निगेशन ऑफ क्वांटिफायर दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे अगर प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, जीरो है वन होगा, वन है जीरो होगा, ट्रू है फॉल्स होगा, फॉल्स है ट्रू होगा। अब यहाँ पे हमारा है
इंट्रोडक्शन टू द फाइनाइट स्टेट मशीन, एफएसएम कहते हैं। तो फाइनाइट स्टेट मशीन एक प्रकार का मैथमेटिकल मॉडल होता है कंप्यूटेशन का, जिसका हम यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को। और इसे हम लोग फाइनाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होते हैं और ये चेंज होता है फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट एंड रिस्पॉन्स ऑफ इनपुट और अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल्स। की कंपोनेंट की बात करें तो ये आपका स्टेट होगा क्यू, जिसके अंदर फाइनल सेट ऑफ कंडीशंस होंगे और सिचुएशंस होंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, ट्रांजिशन डेल जिसके अंदर क्यू क्रॉस सिग्मा टेंस टू क्यू, और इनिशियल स्टेट क्यू जीरो और एक्सेप्टेंस फाइनल स्टेट एफ होगा। टाइप की बात करें तो डीएनएफ होगा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एफएसएम के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा ऐड किया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एप्लीकेशन बता दिया है कहाँ कहाँ यूज होता है, आप यहाँ पे इसको भी लिख लीजिएगा। फाइनाइट स्टेट मशीन की बात करें और मॉडल्स की बात करें तो एफएसएम के आपके फाइनाइट स्टेट मशीन्स और मॉडल्स हैं, जैसे कि आपका वेंडिंग मशीन हो गया, ट्रैफिक लाइट हो गया, एलिवेटर कंट्रोलर हो गया। इन सारी चीज़ों को देख लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद इक्विवेलेंस ऑफ मशीन्स दिए गए हैं आपको, इनके टाइप ऑफ इक्विवेलेंस जैसे कि लैंग्वेज इक्विवेलेंस हो गया, स्टेट इक्विवेलेंस हो गया, एग्जांपल्स दिए गए हैं। अभी हमारा था फाइनाइट स्टेट मशीन एज ए लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर, तो इसके कंसेप्ट दिए गए हैं। आप यहाँ पे डीएनएफ के फॉर्मेशन को देख सकते हैं। बेसिकली ये टीओसी का है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जा रहा है लेकिन थोड़ा सा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऐड किया गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 है जो कि आपका है ग्राफ थ्योरी का। ग्राफ थ्योरी का यूनिट नंबर 4 आप देख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको इस यूनिट को पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो थ्योरी का इंट्रोडक्शन दिया गया, कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्टिसेस एंड एजेस, वर्टिसेस को वी से और एजेस को ई से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो डिनोट करता है वी और ई को। कुछ टर्म्स है जैसे वर्टेक्स डिग्री हो गया, एडजेसेंट वर्टिसेस हो गया, लूप हो गया, पैरेलल एजेस हो गया, सिंपल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, नल ग्राफ। उसके बाद प्लानर ग्राफ की बात करो तो प्लानर ग्राफ एक प्रकार का ग्राफ होता है जो क्या होगा, ड्रॉन होगा एज ए प्लेन विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग, ठीक है, यानी बिना किसी एज के क्रॉसिंग के, ठीक है। जैसे एग्जांपल K4 इज अ प्लानर बट K5 इज नॉट अ प्लानर, ओके। और भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। वी आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यूलर फॉर्मूला, जिसके अंदर वी नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ई एजेस है, एफ आपके नंबर ऑफ फेजेस है, ओके। मल्टीग्राफ एंड द वेटेड ग्राफ की बात करें तो मल्टीग्राफ यानी ग्राफ जो अलाउ करता है मल्टीपल एजेस को बिटवीन द सेम पेयर ऑफ द वर्टिसेस एंड में इंक्लूड द लूप। एंड वेटेड ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो कि एज को असाइन करता है एज अ वेट, यानी कॉस्ट, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। आपके सामने ये चीजें दी गई हैं। आइसोमॉर्फिक ग्राफ की बात करें तो दो ग्राफ जी और जी1 और जी2 आइसोमॉर्फिक कब होगा, जब इसके पास सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस हो, जब डिग्री जो हो कॉरेस्पॉन्डिंग हो वर्टिसेस के एट द सेम, एंड इसके पास जो कनेक्टिविटी हो वो प्रिजर्व्ड हो, ओके। अब ये हमारा पाथ एंड साइकिल एंड कनेक्टिविटी। पाथ आपका सीक्वेंस ऑफ एजेस होता है जो कनेक्ट करता है सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस से बिना किसी रिपीटिंग एजेस के। सिंपल पाथ की बात करें तो पाथ जिसके पास कोई भी रिपीटेड वर्टिसेस नहीं हो। और साइकिल की बात करें तो क्लोज पाथ होता है जहां पे फर्स्ट और लास्ट वर्टिसेस जो होंगे वो सेम होंगे। कनेक्टेड ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जिसके अंदर या जितने भी पेयर होंगे वर्टिसेस के वो कनेक्ट होंगे बाय द सम पाथ। और डिसकनेक्टेड ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो कंटेंट नहीं करेगा मोर देन वन कंपोनेंट को, यानी कंटेंट करेगा मोर देन वन कंपोनेंट को, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ मेथड की बात करें तो इसके अंदर डिजास्टर एल्गोरिथम यूज होता है। आप इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी मैंने करा रखा है, आप उसके सेक्शन को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टू द यूलियन पाथ एंड द यूलियन सर्किट। तो आपके पास यूलियन पार्ट का पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो पाथ जो ग्राफ के अंदर ट्रेवर्स करता है हर एक एजेस में एग्जैक्टली एक बार। और यूनिट सर्किट आपको पता ही है कि सर्किट बनाता है, यानी जो यूलियन पाथ है वो स्टार्ट होता है एंड होता है द सेम वर्टेक्स, यानी शुरुआत जहां से होगा एंड भी वहीं पे होगा। आपके पास कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, आप इस कंडीशंस को देखिए, एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल को देखिए। दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने मेंशन है, तीसरा एग्जांपल भी आपके सामने मेंशन है, ओके। एप्लीकेशन जैसे राउटिंग प्रॉब्लम जस्ट लाइक पोस्टमैन डिलीवरी लेटर विदाउट द रिपीटिंग रूट, एनडीए सीक्वेंसिंग और सॉरी डीएनएस सीक्वेंसिंग एंड नेटवर्क डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन। हैमिल्टोनियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन सर्किट की बात करें तो हैमिल्टोनियन पाथ आपके सामने दिया हुआ है कि पाथ जो विजिट करता है वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक बार। एंड हैमिल्टोनियन सर्किट यानी एक पाथ जो स्टार्ट होता है और एंड होता है सेम वर्टेक्स से, ठीक है। आपके सामने एग्जांपल भी दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद यूजफुल आपके सामने कुछ थ्योरम्स है, जैसे कि आपका ड्रैग थ्योरम है जो कि 1952 में आया था, इस थ्योरम को आपको देख लेना है। ओर्स थ्योरम है जो कि 1960 में आया था। उसके बाद एप्लीकेशन है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसे हम लोग टीएसपी प्रॉब्लम कहते हैं, राउटिंग एंड लॉजिस्टिक्स शेड्यूलिंग प्रॉब्लम के अंदर। और कुछ कंपैरिजन भी दिए गए हैं क्योंकि हो सकता है कि कंपैरिजन एग्जामिनेशन में पूछ दे, तो बी वेरी रेडी, ओके।
ग्राफ कलरिंग की बात करें तो ग्राफ को कलर करना ग्राफ कलरिंग कहलाता है, आपने पढ़ा ही होगा। क्रोमेटिक नंबर, ये सारी चीजें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ाई हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां से चीजें बेहतर क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, आपके सामने यहाँ चीजें दी गई हैं, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारे फंडामेंटल यहाँ पे ऐड किए गए हैं। आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म दिया गया है, तो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके पूरे कंडीशंस आपके सामने मेंशन है और इसके एग्जांपल प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, जैसे कि सम सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस होंगे, सेम डिग्री सीक्वेंस होगा और सेम कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे। ग्राफ होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसके कंडीशंस को देख सकते हैं, एग्जांपल आपके सामने मेंशन है, इसके कंपैरिजन भी दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब लास्ट यूनिट हमारा यूनिट नंबर 5 आपके सामने है, तो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें ज्यादा है, थोड़ा सा जल्दी हम लोग कवर अप करेंगे। तो पोस्टेड का इंट्रोडक्शन आपके सामने दिया गया है कि पोस्टेड्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ऑर्डर सेट बताया गया कि ऑर्डर सेट आपका सेट होता है पेयर का, यानी पी और ग्रेटर देन इक्वल टू और सॉरी लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। इसके अंदर तीन कंडीशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होंगे। उसका हायर डायग्राम है, किस तरीके से हायर डायग्राम क्रिएट होता है, बहुत ही डीप एंड डेप्थ मैंने बता रखा है अपने वीडियो लेक्चर में, तो जरूर उसको देखिएगा एक बार, वहां से ये जल्दी समझ में आएंगी। यहाँ पे तो हम लोग वन शॉट वीडियो को एज ए वन शॉट ही देखेंगे। आइसोमॉर्फिक ऑर्डर सेट की बात करें, वेल ऑर्डर सेट की बात करें, सारे फॉर्मेशन दिए गए हैं, लैटिसेस हैं, आपके प्रोपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ऑब्जॉर्प्शन, एड इंपॉर्टेंट। उसका बाउंडेड एंड कंप्लीटेड लैटिसेस की बात करें, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिसेस, सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशनल्स है, कॉम्बिनेशन के इंट्रोडक्शन आपके सामने मेंशन है, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। परमुटेशन, किस तरीके से परमुटेशन काम करता है, पी ऑफ एन कमा आर, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन आपके सामने है सी एन आर, तो यहाँ पे आपका एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या होता है ये दिया है। बाइनोमियल थ्योरम का पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ओके। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज है, सिमेट्रिक, सेम रूल एंड पास्कल आइडेंटिटी, ये सारे आइडेंटिटीज को आपको लिख लेना है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका आता है मल्टीनोमियल कोफिशिएंट रिकरेंस, तो यहाँ पे आपके मल्टीनोमियल कोफिशिएंट जो आपके रिकरेंस है वो सारे फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होने वाली, अच्छी तरीके से इनको देख के कंप्लीट करना है। सारे कंडीशंस एग्जांपल भी आपके सामने दिए गए हैं, स्पेशल केसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारा आता है रिकरेंस रिलेशन एंड द जनरेटिंग फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू रिकरेंस रिलेशन एंड द रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो यहाँ पे आपके सामने रिकरेंस रिलेशन दिया गया क्या होता है, एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन किए गए हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, अच्छी तरीके से इनको देखना है। रिकर्सिव एल्गोरिथम आपके सामने है, फिबोनाची नंबर है, जनरेटिंग फंक्शन आपके सामने है, किस तरीके से हम लोग फंक्शन को जनरेट करेंगे, क्या हमारा फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से वो चीजें यूज होंगी, और यहाँ पे और भी कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में LRRCC कहते हैं, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपके सामने है, और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका आता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन और टोटल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन आपके सामने है कि जो रिकरेंस रिलेशन होगा वो होमोजीनियस होगा यदि यानी इफ इट डज नॉट कंटेन एन एक्स्ट्रा टर्म, ओके, यानी जो एक्स्ट्रा टर्म को कंटेन नहीं करता। तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, कुछ और भी चीजें हैं, आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जेनेटिक फंक्शन बताया गया क्या है, स्टेप्स किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, सारी चीजें दी गई हैं, एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन है, इन सारे एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है और बी वेरी रेडी, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का वीडियो है कंप्लीट होता है। अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा प्यार दिखाइए, ताकि और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग वीडियो में अपलोड कर सकूं, और अच्छी तरीके से कवर अप करना है, और इन डेप्थ में जानकारी के लिए आपको प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा, ओके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।